नमस्कार। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं यूपी पीसीएस 2019 बैच का नायब तहसीलदार हूँ और 2022 बैच में मेरा सिलेक्शन खादी ग्राम उद्योग के प्रबंधक पद पर हुआ है। श्रेष्ठ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जो सर ने बुलाया था स्पेशली जीएस फोर्थ पेपर के संदर्भ में एथिक्स की बात करने के लिए, जिसके विषय में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं और जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि हमको मेंस के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, जिससे हम लोग कम समय में और बेहतर मार्क्स ला सकें, इस प्रकार से तैयारी करनी है। इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ, जिसमें कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। पहला पॉइंट है जैसे पहला पॉइंट है सभी जो एथिक्स की जो शब्दावलियां हैं उनकी व्याख्या बहुत बेहतर तरीके से की जाए, क्योंकि एथिक्स जो है, चाहे आप यूपीएससी का देखेंगे या यूपी पीसीएस हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर जो होता है की पॉइंट्स पे होता है। और जो की पॉइंट्स हैं उनकी अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हमारा उनके साथ बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा तो हम लोग एथिक्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे और उन पॉइंट्स को अच्छे से डिफाइन करने के बाद बेहतर अंक प्राप्त करने में हमको बहुत मदद मिलेगी। जैसे पहला है जैसे अभिवृत्ति। अब अभिवृत्ति क्या है, अगर हम इसको बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाते हैं तो हमें नंबर बहुत अच्छे से मिलेंगे और हम डायरेक्ट क्वेश्चन से जुड़ जाएंगे। जैसे एग्जामिनर जो होगा उसको भी कोई समस्या नहीं होगी, वो आप क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो तुरंत पकड़ लेगा। अभिवृत्ति जैसे है तो आप लिखेंगे किसी वस्तु, घटना, विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण या तटस्थ भाव। तो अगर हम इन सब चीज़ों को लिखते हैं ऐसे डायरेक्ट, अब क्या है कि आपने लिखा ये सीधा इन चीज़ों को डिफाइन कर रहा है। अगर आपको किसी थिंकर्स का नाम अगर याद आ रहा है तो आप अगर उनको कोड कर देंगे तो वो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। जैसे कि सबको पता होगा इसके बारे में, थर्स्टन के विचार जो हैं वो हम सब पढ़ते हैं, तो थर्स्टन को आप कोड कर सकते हैं, ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो मेन रीजन है अभिवृत्ति है क्या, ये तो आपने बता दिया, डिफाइन कर दिया, लेकिन हमको अगर डायरेक्ट कनेक्ट करना है और अपने आंसर को और बेहतर बनाना है तो हमें एग्जाम्पल्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना जरूरी है कि अब अभिवृत्ति है क्या, तो उसके लिए एग्जाम्पल्स का प्रयोग करना है। जैसे कोई घटना है, दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा प्रथा के प्रति हमारा एक कोई विचार होगा। किसी को दहेज लेना अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कोई सोचता है कि यार जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो ये एक जो अभिवृत्ति के प्रति एक विचार है, इसको अगर आप एग्जाम्पल्स के तहत कोड कर देंगे तो एग्जामिनर डायरेक्ट आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब अभिवृत्ति में ही होता है कि अभिवृत्ति के प्रकार क्या क्या हैं, तो वही फिर संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, भावात्मक, वही सारी चीज़ें, फिर वही दहेज प्रथा में कि दहेज प्रथा बुरी है ये हमको पता है, लेकिन व्यवहार में हम नहीं ले आ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, या जाति प्रथा, कास्टिज्म, या किसी भी पॉइंट्स को एक को लेके आप इसको डिफाइन करेंगे। अब अभिवृत्ति के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभिरुचि है, तटस्थता है, कल्पनाशीलता है, भेदभाव रहित नीति शास्त्र। इसमें एक पॉइंट्स और, एक तो आप मैंने बताया आपको कि उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, डिफाइन करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये ध्यान रखना है, खासकर यूपीएससी और यूपी दोनों पूछते हैं कि जैसे तुलनात्मक पूछते हैं, जैसे कि पूछ लिया उन्होंने नीति शास्त्र और नैतिकता में क्या डिफरेंस है। नीति शास्त्र और नैतिकता में डिफरेंस पूछ रहे हैं वो, तो ये आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से कि नीति शास्त्र क्या है, नैतिकता क्या है। सामान्य रूप में देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें मूलतः अंतर है, वो आपको याद कर लेना है। जैसे भेदभाव रहित हो गया,
भेदभाव रहित हो गया, और गैर पक्षपात हो गया। हमको आपको देखने में तो एक जैसे ही शब्द ये लग रहे हैं, लेकिन इसका कुछ बेसिक डिफरेंस है जिसको हमको याद कर लेना है अच्छे से, ताकि हम अगर वहाँ बेहतर रिप्रेजेंट करेंगे, कंटेंट का दोहराव नहीं होगा, तो एग्जामिनर्स को भी अच्छा लगेगा और जिससे आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे। इसमें भी आपको एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं, जैसे भेदभाव रहित या गैर पक्षपात के एग्जाम्पल्स क्या हैं कि हम किसी सर्विस में हैं, हमारी कास्ट का कोई व्यक्ति आ रहा है, हमारे रीजन का कोई व्यक्ति आ रहा है और हमारा उसके प्रति झुकाव हो जा रहा है, तो वो भेदभाव रहित में आ जाएगा। या गैर पक्षपात, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग करते हैं, अगर इन सब चीज़ों को हम लोग अप्लाई कर देंगे तो भेदभाव हो जाएगा किसी के साथ, अप्लाई नहीं करते हैं तो भेदभाव रहित हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई बाह्य दबाव आ रहा है जिससे हम परेशान हो जा रहे हैं, या हम किसी लालच में, लोभ में अगर हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को हमको याद कर लेना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। डेली जो प्रशासन में भ्रष्टाचार या ये सारी चीज़ें हैं, जब हम लिखते हैं स्पेशली केस स्टडीज को, तो उन सब चीज़ों को सॉल्व करते समय इन सब कंटेंट का आपको प्रयोग करना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि भावनात्मक प्रबंधन को लेके है। इसमें भी जैसे कि आपको थिंकर्स के नाम ही अगर किसी को याद है, जैसे डेनियल गोलमैन हो गए, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। या मूल्य की बात हो रही है तो मूल्य में जॉनसन एंड जॉनसन हो गए। और फिर मूल्य अगर आपने डिफाइन किया कि मूल्य वैल्यूज हैं क्या, और फिर वैल्यूज के टाइप्स क्या क्या हैं, कैसे बनते हैं, मतलब कुल मिला के अगर कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वहाँ पे, तो उसको एकदम बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करिए और उससे एग्जाम्पल्स जो है जरूर कोड करते रहिए। एग्जाम्पल्स दो तरीके के आपको डालने हैं। एक तो आप बेसिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, एक डेली लाइफ की जुड़े हुए चीज़ें, डेली लाइफ से अगर जुड़ी हुई चीज़ों के एग्जाम्पल्स आपको याद आ रहे हैं वो डालिए, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट करता है। इसमें जैसे हो गया कोई प्रशासक है, आपने किसी IAS को या IPS के अच्छे वर्क्स आपको पता हैं कि इसने इस क्षेत्र में ये बेहतर वर्क किया, तो आप उनको डाल सकते हैं, उससे आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे और डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जैसे कि आप लिख रहे हो कर्तव्यनिष्ठता। अब कर्तव्यनिष्ठता को लिखते वक्त कर्तव्यनिष्ठा आपने लिखा, कर्तव्यनिष्ठा को लिखने के बाद अगर एग्जाम्पल्स डालना हो, तो आप सबको पता है कि यूपी की कैडर की बहुत चर्चित IAS अधिकारी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, जो वर्तमान समय में बांदा में कलेक्टर के रूप में पोस्टेड हैं। जब वो नोएडा में थी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का बहुत ज़्यादा वर्क था। उन्होंने लगभग सैकड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई, जिसके बाद इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई, लेकिन वो अपनी कर्तव्य निष्ठता से नहीं डिगी। तो ये चीज़, ये अगर आप दृढ़ता को भी डिफाइन कर रहे हैं, तो इन सब एग्जाम्पल्स का प्रयोग आप वहाँ करिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर्स डायरेक्ट आपसे कनेक्ट होगा, और आप चूंकि एक प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका प्रशासनिक कौशल भी वहाँ झलकेगा। इन सब चीज़ों को आपको वहाँ पे कोड करते रहना है। एक ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, प्रश्न को हल करते समय हमको चूंकि हम लोग जो हैं, सारे लोग एक भारत का जो हमारा वो है संविधान, वो हमारे लिए आधारभूत है, हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में, हर जगह पे। तो हमको भारतीय संविधान की जो मूल अवधारणा है, वो बेसिक्स कहाँ से मिलेगी? तो प्रस्तावना से मिलेगी। प्रस्तावना, तो हमको प्रस्तावना के जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको मान के चलिए लोकतांत्रिक मूल्य हो गए, तो वो हमको याद कर लेना है कि और कहाँ पर प्रयोग करना है। प्रतिष्ठा, अवसर, समानता, बंधुता, ये सारी चीज़ें जो भी हैं आप सबको पता है, उन सब चीज़ों को आपको प्रयोग करते रहना है अपने आंसर में। ये एथिक्स के साथ साथ आप किसी भी GS के पेपर में यूज कर सकते हैं, लेकिन एथिक्स में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो आपको यूज करते रहना है। इसके अलावा मूल अधिकार हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। जब हम आप लिखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे लगता है कि यार अब इसमें कुछ नहीं याद समझ में आ रहा है कि ये क्या करें, तो उन सब जगहों पे यही हमारे आपके मार्गदर्शक होते हैं, और इन सब चीज़ों का आपको प्रयोग करते रहना है। SDG हो गया,
एसडीजी, क्योंकि एटलीस्ट एसडीजी हो गए या भारत की प्रस्तावना हो गई या संवैधानिक मूल्य हो गए, इनका एट लास्ट जो उद्देश्य होता है वो होता है मानव कल्याण, और एथिक्स का भी जो लास्ट उद्देश्य है वो होता है मानव कल्याण। तो ये सारी चीज़ें मानव कल्याण में सहायक है, इसलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों को याद करना है और अपने कंटेंट में, अपने आंसर में इन सब चीज़ों को कोड करते रहना है। अब जैसे कि मैंने चर्चा कर ही दी है कि उदाहरणों का बेहतर प्रयोग करते रहना है अपने आंसर्स में, तो मैं कुछ उदाहरण, सारी चीज़ें तो यहाँ नहीं बताई जा सकती समय के उसमें, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको 2-4 बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग प्रयोग करिए। कहाँ जहाँ भी आपको लगे कि अभिवृत्ति परिवर्तन की बात है या केस स्टडीज़ में या फिर कहीं अभिरुचि की, और इन सब चीज़ों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जाम्पल्स तो मैंने बता दिया। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस को लिख रहे हो, भावनात्मक प्रबंधन को, तो आप ओपी चौधरी साहब कलेक्टर थे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। उन्होंने एजुकेशन के सेक्टर में आदिवासियों के साथ, जहाँ पे वामपंथी उग्रवाद बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे लोग कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, उन्होंने वहाँ की लोकल पब्लिक के साथ बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया और एजुकेशन के सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क किया। तो आपको इनका एग्जाम्पल्स डालते रहना है। या स्वाति भदौरिया जी हैं, ये पहले छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस थी, वर्तमान समय में उत्तराखंड कैडर में है, और इन्होंने चूंकि ये जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही हैं, तो वहाँ पे आपदा प्रबंधन में इनका बड़ा अच्छा योगदान है कि अगर कहीं जैसे एवलांच हो गया या कहीं बाढ़ आ गई, तो उन्होंने एक ऐप बनाया और उससे निपटने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। तो आप इनका आपदा प्रबंधन में या फिर प्रशासन के कुशल उपयोग में, इन सब चीज़ों में आप इनका कोड कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप दृढ़ता की बात मैंने की थी, दृढ़ता की बात मैंने की थी, दृढ़ता में या फिर कर्तव्य परायणता, या सिविल सेवा के जो आधारभूत मूल्य हैं, उन सब के एग्जाम्पल्स में आप कैसे करेंगे। तो आप प्रीतपाल कौर हैं, ये भी लेडी आईएएस ऑफिसर है नागालैंड कैडर की। इन्होंने क्या किया था कि लेडी आईएएस ऑफिसर होने के बाद नागालैंड सीमा, चूंकि ये म्यांमार जो गोल्डन ट्रायंगल है अपना नशे के लिए, उनसे ये कनेक्ट है, ये सीमा आप सबको पता है। तो वहाँ पे इन्होंने नशाखोरी के लिए पब्लिक के साथ सहयोग करके एक बहुत अच्छा इन्होंने अभियान चलाया। एक तरीके से मान के चलिए कि जैसे कि गांधी जी ने प्रयोग किया था सविनय अवज्ञा और असहयोग में, उस तरीके का वहाँ की महिलाओं को विशेष तरीके इन्होंने परिवार के लोगों को जोड़ा और बहुत अच्छा वर्क किया है इस सेक्टर में। तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और इन सब एग्जाम्पल्स का प्रयोग करते रहना है। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग कि और क्या प्रयोग करना है इसमें। सेकेंड ARC रिपोर्ट, चूँकि हम आप सब प्रशासनिक परीक्षा के लिए ही लिख रहे हैं मेंस, और बाद में प्रशासक बनेंगे, तो प्रशासनिक, चूँकि ये हमारे डायरेक्ट हमसे रिलेटेड है प्रशासनिक सुधार रिपोर्ट, तो इसके जो भी विशेषताएं हैं और जो भी पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लेना है कि करप्शन के बारे में इसमें क्या बताया गया है, या सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए, उसकी आचरण पद्धति के बारे में क्या बताया गया है, या सिविल सेवा का लक्ष्य क्या है। इन सब चीज़ों को हमको याद कर लेना है। इसके लिए हमको सेकेंड ARC रिपोर्ट सारी नहीं पढ़नी है, लेकिन ये है कि कुछ कुछ पॉइंट्स जो डायरेक्ट हमसे अटैच्ड हैं, जो डायरेक्ट हमको प्रभावित कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को याद कर लेना है और उनको कोड करते जाना है। उससे क्या होगा कि हमारा आंसर बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों को आपको करते रहना है। नोलन समिति हो गई, या फिर के एक पॉइंट आता है केस स्टडी। यूपी में तो खैर 2 पूछता है। केस स्टडी को सॉल्व करते समय हमको याद रखना है कि जो हमने थ्योरी पार्ट में चीज़ें को पढ़ा था, जैसे कि आपने पढ़ा था अभिवृत्ति परिवर्तन। अब अभिवृत्ति परिवर्तन का यूज आप कैसे करेंगे,
केस स्टडी में ये आपको ध्यान में रखना है। या अभिरुचि हो गई, या सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य हो गए, इन सब चीज़ों को आपको अपनी केस स्टडी सॉल्व करते समय ध्यान में रखे रहना है। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं आ जाना, आपको ये याद रखना है कि आप उस केस स्टडी में किस स्थान पे हैं, आपकी भूमिका क्या है, उस चीज़ को सबसे पहले आपको देखना है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें कौन कौन से लोग हितधारक हैं, हितधारक कौन कौन से हैं उनको ध्यान में रखना है कि आपके डिसीजन का इम्पैक्ट उन पर क्या पड़ेगा। क्योंकि आप कुशल प्रशासक तभी हो जब आप कल्पनाशील हो, और कल्पनाशील होने के लिए आपको सारे एंगल्स पे सोचना है। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है अपने केस स्टडी को सॉल्व करते समय। डायरेक्ट ये नहीं कि आपको क्रमशः बढ़ना है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना परसुएशन, तो अगर कोई घटना हुई तो आपको परसुएशन से शुरुआत करनी है। ये नहीं कि केस स्टडी में आपके पास पावर है, आप आईपीएस हो या आप आईएएस हो, और आपने पता चला आपको करप्शन या कुछ और पता चला और आपने तुरंत उठाया और कार्रवाई कर दी। नहीं, वो एट वंस ऐसा नहीं करना है, ये आपका काम नहीं है। आपको क्रमशः धीरे धीरे बढ़ना है। आपने किसी चीज़ को समझाया, आपने और भी लोगों का सहयोग लिया, नहीं मान लिया, तो जो एक कार्रवाई की चीज़ें हैं, दमनात्मक कार्रवाई या दंडात्मक कार्रवाई, वो सबसे लास्ट में आपको विकल्प रखना है, प्राइमरी विकल्प नहीं बनाना है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, एक जो इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको डायग्राम, एथिक्स में आपको डायग्राम्स के यूज करते रहने हैं। डायग्राम का यूज, जैसे मान के चलिए कि आपने अभिवृत्ति को डिफाइन करना है, तो ये आप अभिवृत्ति होगी कैसे, किसी वस्तु घटना के बारे में आपने जाना, उसको महसूस किया और व्यवहार किया। तो आपको डायग्राम्स के यूज करते रहना है किसी भी, जैसे जहां जो भी डायग्राम आप बनाना चाहते हो या जो बना रहे हो आप, उनको एथिक्स में आप यूज करते रहिए। गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हैं कोई, या कोई कानून है, इनको केस स्टडीज में यूज करते रहना है। जैसे कि आपको मान के चलिए कि आप वीमेन से संबंधित कोई केस स्टडी लिख रहे हैं, उनके तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी जो मुद्दे हैं, या दहेज प्रथा, इन सब चीज़ों के संबंध में जो कानून है वो आप याद कर लीजिए। पूरा नहीं याद करना है, बस केवल किस सन में आया और इस कानून का क्या नाम है, बस इतना इन सब चीज़ों को देख लीजिए। या बच्चों से संबंधित है तो पॉस्को एक्ट हो गया, एनवायरनमेंट से संबंधित है तो वन्य जीव या फॉरेस्ट लॉ, आदिवासियों या इससे संबंधित है तो फिर वही 2006 का एक्ट। इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है, बस केवल पॉइंट्स, मेन पॉइंट इसके जो एक दो चीज़ें हों, ताकि आप अपनी इस केस स्टडी में यूज कर सकें इनको। ये तो एथिक्स का हो गया, बेसिक्स जो भी चीज़ें हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने आंसर में यूज करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। या आप कुशल प्रशासक है, जैसे एग्जांपल्स में एक ये भूल, टीएन सेशन साहब ने क्या किया कि आप सब लोग इनसे परिचित होंगे कि इन्होंने भारत के चुनाव आयुक्त के पद को एक महत्ता प्रदान की। जैसे कहा यह जाता है कि टीएन सेशन के बाद से ही चुनाव आयुक्त की महत्ता सबके सामने निकल के आई। तो इन सब चीज़ों को आपको, अगर आपने आंसर में कोड करते रहना है, परसुएशन आपकी बात आ गई, परसुएशन समझाना बुझाना, तो आप जो गवर्नमेंट की योजना थी, अभियान था एक, दरवाजा बंद अभियान हो गया, या अभी ट्यूबरक्लोसिस को लेके जो भी सरकारें योजनाएं चला रही, इन सब चीज़ों को आपको अपने आंसर में कोड करते रहना है, जहां भी आपको लगे कि यहाँ हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं उठाया और कहीं डाल दिया, नहीं, ये तो आपको सीखना पड़ेगा कि किस पॉइंट्स की बात की जा रही है। जैसे परसुएशन की बात की जा रही है तो आप दरवाजा बंद अभियान डालेंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं डाल देंगे। या फिर अभिवृत्ति परिवर्तन की बात की जा रही है तो आप ओपी साहब का एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं। दृढ़ता की बात आ गई तो आप दुर्गा शक्ति नागपाल का एग्जाम्पल डाल सकते हैं। इसके अलावा भी आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कल्पनाशीलता की बात आ गई
कल्पनाशीलता के लिए तो आर्मस्ट्रांग पाम हैं, मणिपुर कैडर के आईएएस थे। मणिपुर कैडर के आईएएस हैं आर्मस्ट्रांग पाम। इन्होंने क्या किया कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से इन्होंने रोड बनवाई। तो ये प्रशासक का क्या है, प्रशासक का कौन सा कौशल है? ये कल्पनाशीलता है। इन सब चीज़ों को, एग्जाम्पल्स के प्रयोग को हमको बहुत सटीक तरीके से करना है। कुछ ऐतिहासिक एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आप महाभारत, रामचरितमानस, गांधी, विवेकानंद, डॉक्टर अंबेडकर, इन सबको आप कोड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल्स हुआ और एक ये, तो इससे क्या होगा ना कि आपके क्वेश्चंस में नवाचार दिखेगा, आपका जो आंसर होगा तो उससे आप बेहतर होगा। एथिक्स पे तो मुझे लगता है कि बेसिक्स जो बातें थी वो हो गई। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं अभी तो मान के चलिए कि परीक्षा के दृष्टिगत है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको हमेशा प्रयोग में लानी है। प्रयोग में आप कैसे लाएंगे? तो प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस के लिए जैसे कि श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी में सर के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अपने आंसर राइटिंग्स जब आप करते हैं, एक एक पॉइंट्स कॉपीज में, ये सब मैंने भी वहीं से सीखा। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से सीख लिए अपने आप से। ये कॉपीज़ में ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स लिख के आते हैं। आपको उन सब पॉइंट्स को समझना है कि ये क्या क्या लिखा है। उसमें ये नहीं जाना है बहुत ज़्यादा कि जैसे कि नंबर मेरा बहुत कम आया तो हमने तो सारी चीज़ें कर दी थी तब क्यों कम आया। ठीक है, कोई बात नहीं है, नंबर कम आया, लेकिन ये है कि आपको जो कॉपी में जो टिप्पणियाँ लिखी हैं, आपको ये देखना है कि आपने ये सारी चीज़ें क्या जो लिखी उसके बाद से हमने इसमें कुछ सुधार किया कि नहीं किया। क्या होता है कि हम लोगों का ह्यूमन नेचर होता है, हमें लगता है कि हमसे बेस्ट कुछ नहीं है, जो हमने कर दिया ये बेस्ट है। ये आपके साथ नहीं, हमारे भी साथ है। जैसे मैंने भी जो कुछ बताया मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों की अपनी अलग स्ट्रेटजी होगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग कुछ और करते होंगे। तो आपको लेकिन ये है कि प्रैक्टिस करते रहना है। और प्रैक्टिस के लिए जैसे सर के कांटेक्ट में आप लोग हैं या जो बच्चे नए हैं, तो सर के यहाँ आप अगर ज्वाइन करेंगे तो सर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। एक तो टीचर्स क्या क्या पॉइंट आपको आंसर में डालने हैं, कैसे आंसर लिखना है, कहाँ कहाँ कमियां हो रही हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। अभी जिनको मेंस देना है वो अपना मेंस दे लें, और उसके बाद जो बच्चे नए हैं वो अभी से, क्योंकि मेंस की जो ऐसी है ना, मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स आजकल बहुत डाइसी हो गया है, और इसकी कोई ये नहीं है कि अब की बार आपका प्रीलिम्स निकला अगली बार भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये मेरा ये मानना है कि मेंस को आप इतना मजबूत बना लीजिए कि जिस बार ही प्री निकले उसी बार फिर लास्ट हो। बार बार प्रीलिम्स और मेंस के और इंटरव्यू के चक्कर में क्यों पड़ना। तो इसके लिए अभी से आप लोग लग जाइए, और बेहतर प्रैक्टिस सर के साथ अगर जुड़ना हो तो जुड़िए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में फिर हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।